गुड इवनिंग बच्चों। सब कैसे हैं? सबको आवाज आ रही है मेरी? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको बच्चों मेरी? आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे सब। सबको आवाज आ रही है मेरी? तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कैसे करते हैं। अब हमने जो पढ़ा था बच्चों उसी को वापस से मैं बोल रहा हूं शॉर्ट में। हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन हमने अभी तक इस चैप्टर में बच्चों पढ़ा है रेट ऑफ अपीरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन की हेल्प से, या दूसरा बच्चों हमने पढ़ा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और हमने बोला था बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन जितने तरह से हम इस चैप्टर में फाइंड कर सकते हैं वो सब हम पढ़ेंगे बच्चों। तो हमने बोला था इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, और अभी तक हमने रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से फाइंड करना पढ़ा है बच्चों। एक बार हमने पढ़ा है विद द हेल्प ऑफ रेट ऑफ अपीरेंस या रेट ऑफ डिसअपीरेंस, दूसरा हमने पढ़ा है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा बच्चों हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमने बोला था एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड करते हैं, हम जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फाइंड करते हैं। और एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट फाइंड करने के लिए हमने बोला था बच्चों जिस पॉइंट पर हमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है उसके लिए हमने बोला था कि हम उसमें लिखेंगे एट जिस भी पॉइंट पर फाइंड करना है उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो स्लोप आती है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों यहां पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का अब हम आज एक और मेथड पढ़ेंगे, रेट लॉ। और रेट लॉ जो है बच्चों ये पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों रेट लॉ। अब जो रेट लॉ है बच्चों इसकी हेल्प से भी हम फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट गिवन ना हो क्वेश्चन में। तो यहां पर अब बच्चों हमने बोला है रेट लॉ। अब रेट लॉ का मीनिंग होता क्या है या ये हमें रिप्रेजेंट क्या करता है बच्चों, इसमें ध्यान से देखिएगा। रेट लॉ की हेल्प से हम प्रिडिक्ट करते हैं दिस लॉ गिव्स एक्सपेरिमेंटल रिलेशन। दिस लॉ गिव्स एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant. This law gives experimental relation between rate of reaction and concentration of reactant, या बच्चों हम इसी को दूसरा बोल सकते हैं प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बताता है। बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो रेट लॉ है ये हमें प्रिडिक्ट करता है एक्सपेरिमेंटल रिलेशन। मतलब बच्चों ये जो लॉ है, मैं आप सबसे पूछूं मुझे बताइए ये जो रेट लॉ हम पढ़ने वाले हैं ये थ्योरेटिकल लॉ है या एक्सपेरिमेंटल लॉ है? तो बच्चों ये जो लॉ है वो है एक्सपेरिमेंटल लॉ। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने लिखा एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर। लेकिन बच्चों हमने पढ़ा है प्रेशर सबके लिए यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं हम गैसियस रिएक्टेंट के लिए। मतलब बच्चों रेट लॉ का मतलब है कि रेट लॉ का मतलब है बच्चों ये है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं तो वेग नियम या दर नियम। और ये
एक्सपेरिमेंटल नियम है या लॉ है? तो बच्चों एक्सपेरिमेंटल है कि रेट लॉ गिव्स एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि प्रेशर की टर्म में अगर हम लिखेंगे तो बच्चों ये है ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट। अब ये जो लॉ है बच्चों, ये होता क्या है, ये लॉ होता क्या है? तो पहली चीज तो बच्चों ध्यान रखिएगा, यहां पर रेट लॉ में भी हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ज्यादा यूज करेंगे जब तक कि वो प्रेशर खुद क्वेश्चन में ना दे दे। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रेशर अगर गिवन है क्वेश्चन में तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रेट लॉ है वो रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, माई बेटा प्रोडक्ट से क्यों नहीं करते, क्योंकि ये लॉ प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में नहीं है। अब यहां पर देखिए बच्चों, रेट लॉ जो है वो है एक्सपेरिमेंटल रिलेशन। अब यहां पर ये रेट लॉ है क्या बच्चों? इस लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant, is directly proportional to concentration of reactant। और बच्चों ये जो concentration of reactant है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रेट लॉ का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या रेट लॉ इज डायरेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिएगा कि रेट लॉ मैंने बोला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन अगर गैस का प्रेशर गिवन है तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेज्ड टू सम पावर दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। मतलब बच्चों इसकी जो पावर हम लिखेंगे वो एक्सपेरिमेंटल पावर लिखते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंटल पावर होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा यहां पर कि हम लिखते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमें याद रखना है बच्चों, स्टेटमेंट इसका कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्सपेरिमेंटल पावर, मतलब प्रायोगिक घात लिखते हैं हम बच्चों। या रेट ऑफ रिएक्शन अगर गैस है रिएक्टेंट का है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर एक्सपेरिमेंटल पावर। और ये जो एक्सपेरिमेंटल पावर होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं, इस रेट लॉ में ध्यान से समझिएगा बच्चों कि एक्सपेरिमेंटल पावर जो होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहां मैं टर्म बोल रहा हूं, ये जो एक्सपेरिमेंटल पावर हम लाएंगे इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि एक्सपेरिमेंटल पावर जो है, अब ये इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ये बहुत काम की चीज बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान सुनिएगा। एक्सपेरिमेंटल पावर जो होती है ये हम फाइंड करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते कैसे हैं वो ध्यान सुनिएगा बच्चों, कि जो एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इस रेट लॉ के जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान सुनिएगा बच्चों, रेट लॉ के जो क्वेश्चंस करते हैं हम आगे, वो एक्चुअल में इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ जो है ये फाइंड, इसमें एक्सपेरिमेंटल पावर हम लिखते हैं और एक्सपेरिमेंटल पावर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस रेट लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो जब तक पेशेंस रखिएगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाएंगे कैसे, जब तक मैं आपको वो क्वेश्चंस ना बता दूं, ये ध्यान रखिएगा। अब बच्चों रेट लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर एक्सपेरिमेंटल पावर। तो बच्चों आगे से हम रेट लॉ का जब भी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो एक्सपेरिमेंटल पावर की जगह हम लिख देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। अब बच्चों मैं आपको जैसे बोलूं, यहां पर ये सपोज कोई जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है,
ये कोई जनरल बैलेंस्ड इक्वेशन है। MA प्लस NB गिव्स प्रोडक्ट। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं रेट लॉ को यूज करना बता रहा हूं। अनंत यादव बेटा बार बार मत लिखो, मैंने बोला था कि रेट लॉ रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में है तो रिएक्टेंट को ही लिखेंगे, प्रोडक्ट कभी नहीं आता, ये मैंने नहीं बोला है, इसलिए अभी पढ़ो ध्यान से। अब MA प्लस NB गिव्स प्रोडक्ट। MA प्लस NB गिव्स प्रोडक्ट। अब बच्चों MA प्लस NB गिव्स प्रोडक्ट जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन में M और N ये उनके स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब रस समीकरण मितीय गुणांक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों ये कि A और B जो है ये रिएक्टेंट हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में, M और N उसके हैं स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब रस समीकरण मितीय गुणांक। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बच्चों ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो रेट ऑफ रिएक्शन, अब बच्चों यहां आप देखेंगे दो रिएक्टेंट है, मतलब जितने रिएक्टेंट है सबकी कंसंट्रेशन रेट लॉ में लिखेंगे। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों यहां दो रिएक्टेंट हैं इसलिए मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए लिखूंगा और कंसंट्रेशन ऑफ बी लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी लिखूंगा। लेकिन बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी मतलब रिएक्टेंट की पावर में लिखूंगा एक्सपेरिमेंटल पावर मतलब उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनकी जो है बच्चों ये ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, ये हमने अभी बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लाते कैसे हैं, ये हमने क्वेश्चन हम करेंगे जब आगे इसके तब बताऊंगा। बट उसके पहले एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है इसको, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो वैल्यू होती है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। मतलब ये एक्सपेरिमेंटल टर्म है बच्चों, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंट से लाते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब बैलेंस समीकरण में क्रियाकारक के रस समीकरण मितीय गुणांकों के अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, और ये रेट लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों हम कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये जो ऑर्डर है बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और हमने बोला बच्चों रेट लॉ से भी रेट ऑफ रिएक्शन ही लाते हैं, तो ये भी रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने का ही मेथड है। अब बच्चों यहां ध्यान देखिएगा, मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब m और n के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन कब इक्वल होगी कब नहीं होगी ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन। हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, अभी बस पेशेंस रखिएगा, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं आज हम इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, मैं जो बोलने वाला हूं बच्चों, क्योंकि ये सब हम क्वेश्चन से प्रूव करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा।
बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं आगे मत भागिए, जो एक कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं फालतू चीजें कुछ मत लिखो, जो मैं बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए, वरना कोई फायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। अब यहां पर मैं जो बोल रहा हूं बच्चों की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। अब बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है ये अब आगे पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब कोफिशिएंट के बराबर होगी ऑर्डर, कब अलग अलग होगी, ये डिसाइड करता है क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे बच्चों मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शंस दो टाइप की हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब एलिमेंट्री कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स कौन सी होगी, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए कोफिशिएंट और ऑर्डर इक्वल हो सकती है, जबकि कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्डर और कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते। दोबारा सुनिएगा बच्चों, एलिमेंट्री के लिए ऑर्डर और कोफिशिएंट इक्वल होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलर ऑर्डर और कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं। अब लेकिन एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स जो है एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स जो है कैसे पता चलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बस ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं बस। अब यहां पर बच्चों अभी जब तक मैं ना बताऊं आपको कि ऑर्डर और कोफिशिएंट सेम है या अलग, तब तक हम इनको अलग अलग मानेंगे, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अभी हमें नहीं पता कि ऑर्डर की वैल्यू क्या है ए और बी की, तो हम दोनों को अलग अलग मान रहे हैं। और रेट जो है वो हम लिखेंगे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए। अब ये ऑर्डर बच्चों हमने मान ली ए की है एक्स और बी की ऑर्डर मान ली हमने बच्चों वाई। तो ये जो x और y है इसकी वैल्यू बच्चों ध्यान दीजिएगा, x और y जो मैंने माना इसकी वैल्यू m और n के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये जो x है बच्चों इसको हम बोलेंगे ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, मतलब a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और y को बोलेंगे बच्चों हम ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बच्चों x और y जो है ये है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, y ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b। और बच्चों जब यहां पर आप देख सकते हैं रेट लॉ से, ये रेट लॉ से मैंने एक्सप्रेशन लिखा, और इसकी हेल्प से जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से हम रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट को। और ये प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये रेट के एक्सप्रेशन में आया बच्चों, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में आया, इसलिए इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, या इसी को हम बोल देते हैं बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट भी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बोलूं या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बोलूं बात एक ही होती है। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों उसका एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हो बच्चों अगर हमें x और y मतलब ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी मिल जाए तो हम रेट लॉ की हेल्प से रेट इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों। तो ये रेट की इक्वेशन हो गई, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। अब लेकिन बच्चों अब ध्यान सुनिएगा, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर एक्स है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वाई है, तो इसको हम बोल देते हैं बच्चों यहां पर एक्स प्लस वाई अगर मैं करता हूं तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैंने अभी बोला x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि x एंड y क्या है विद रेस्पेक्ट टू a ऑर्डर, y है ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b, जबकि x प्लस वाई
पूरी रिएक्शन की ऑर्डर है बच्चों, पूरी रिएक्शन की ऑर्डर है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा बच्चों की, अगर मैं आपसे पूछूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएं, तो मैं बताऊंगा सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन रेट लॉ। तो x प्लस वाई बच्चों होता है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, या रेट इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं बच्चों। तो रेट लॉ जो है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ये हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। तो बच्चों ये क्लियर है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और बच्चों ये के जो है, ये इसका नाम हमने क्या बोला, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो तो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन पहले बच्चों यहां तक सबको क्लियर है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूं तो बच्चों, अभिक्रिया की कोटि क्रिया कारकों के रस समीकरणमितीय गुणांकों के बराबर या भिन्न भिन्न हो सकती है। अब बच्चों x और y इनका ऑर्डर, अब मैं यहां से काम की चीज बोलूं, इसको मैं समराइज करूं बच्चों, तो मैं आपको अगर इसको मैं लिखा हुआ दिखाऊं बच्चों आपको मैं, तो जो है रेट लॉ हमने जो पढ़ा सारा, उसी को मैं शॉर्ट में समराइज करूं तो बच्चों दिस लॉ गिव्स एक्सपेरिमेंटल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड, जो मैंने अभी सारा समझाया बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर दैट हैज टू बी फाउंड एक्सपेरिमेंटली। और ये एक्सपेरिमेंटल पावर जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों हम बोल सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन बच्चों ये प्रेशर जो है ये सबके लिए या ओनली फॉर गैसेज, तो ये ओनली फॉर गैसेज। और बच्चों हमने बोला कि द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो बच्चों ये क्लियर सबको ये, तो रेट लॉ जो है ये हमने बोला सिंपल सा मीनिंग। अब लेकिन इसमें जो हमने पढ़ा बच्चों अभी कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम यूज क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लाते हैं, और x प्लस वाई को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, मतलब पूरी रिएक्शन की ऑर्डर, पूरी रिएक्शन की ऑर्डर। और पूरी रिएक्शन की ऑर्डर बच्चों होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन रेट लॉ। अब बच्चों यहां एक ध्यान से सुनिएगा, अभी तो मैंने 2 रिएक्टेंट लिए, बट बच्चों अगर इसमें 3 रिएक्टेंट हो जाते ए बी सी, 3 रिएक्टेंट हो जाते ए बी सी, तो बच्चों 3 हो जाते तो मैं सी की पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक और लिख देता, और सी की पावर जेड लिख देता तो ऑर्डर। और अभी राहुल चौधरी बेटा x प्लस वाई ये होती है पूरी अभिक्रिया की कोटि, मतलब वेग नियम में उपस्थित घातों का योग, बस सिंपल से इतना सा है। और ये प्रेशर हमने पहले भी बोलता बच्चों, राकेश यादव बेटा पहले भी बोला था कि प्रेशर हमेशा गैसेस के लिए लेते हैं। अब यहां पर ये जो हमने पढ़ा बच्चों की रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स बी पावर वाई। अब यहां पर इसी में बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं, और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मुझे बताएं बच्चों ये थियोरेटिकल टर्म है या एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। तो बच्चों ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। और जब हम पढ़ेंगे आगे बच्चों, आपको ध्यान हो आप पढ़ते भी हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शनल
या फ्रैक्शनल हो सकती है। मतलब ये पॉइंट में भी हो सकती है बच्चों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 1 2 3 या फ्रैक्शनल हो सकती है। आपको ध्यान हो, आप पढ़ते हो बच्चों, और 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब है बच्चों कि उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल 0 1 2 3 या फ्रैक्शनल हो सकती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहां ध्यान रखिएगा बच्चों, हमने बोला एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तो 0 1 2 3 फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 3/2, 2/3 ये भी हो सकती हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, मतलब और अभिक्रिया की कोटि नेगेटिव भी हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट। मतलब किसी रिएक्टेंट, मतलब क्रिया कारक के सापेक्ष, विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, कैन बी नेगेटिव, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट कैन बी नेगेटिव with respect to a particular reactant, but overall order of reaction cannot be negative। अब बच्चों इस लाइन का मीनिंग समझिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव, बट किसी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में हो सकती है, बट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव। अब बच्चों इसका मतलब क्या है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? कि बच्चों मैं अगर बोलूं एक्स, अगर बात करते हम, तो ये है विद रेस्पेक्ट टू ए ओनली। वाई बोलूं तो विद रेस्पेक्ट टू बी ओनली। और एक्स का मतलब है किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकती है, बट इनका सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनका सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब अकेले रिएक्टेंट की नेगेटिव हो सकती है, बट ओवरऑल ऑर्डर मतलब सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी नेगेटिव with respect to a particular reactant, but overall order reaction cannot be negative। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है किसी एक रिएक्टेंट ए या बी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकती है, बट ओवरऑल नेगेटिव नहीं होती। अब बच्चों जो हमने अभी रेट लॉ पढ़ा, अब जो हमने अभी पढ़ा बच्चों रेट लॉ, उसके अकॉर्डिंग रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई। ये हमने अभी पढ़ा बच्चों रेट लॉ इस रिएक्शन एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट के लिए, इस रिएक्शन के लिए पढ़ा। अब इसको मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा हूं, सोच के बोलिएगा बच्चों, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यहां पर अब मैं आपसे बोल रहा हूं रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर एक्स बी रेस टू द पावर वाई, और एक्स ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू ए, वाई ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं, अगर सबसे पूछा बच्चों मुझे बताइएगा, अगर मैं इस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को 1 ले लूं, बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को 1 ले लूं, तो मुझे बताइए बच्चों अगर मैं 1 ले लूं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी मुझे बताइए बच्चों। वेरी गुड बच्चों, सही है, सबने सही बताया। इमरान, शुभ, अमन पांडे बेटा
ईशा गुप्ता, सबने सही बताया कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी 1 ले लूंगा मैं, तो बच्चों 1 की पावर कुछ भी लिखे, 1 की पावर x लिखूं, 1 की पावर y लिखूं, 1 की पावर कुछ भी लिखो, मैथमेटिकली वो 1 ही रहता है। तो रेट इक्वल्स टू k इंटू 1 हो जाएगा। मतलब रेट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों, रेट कांस्टेंट के इक्वल। और बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन जो आई वो इक्वल्स टू के। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, सबसे पूछ रहा हूं कि अगर x और y की पावर जो हमने वैल्यू बोली, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट सॉरी प्रोडक्ट्स नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 1 ले ली, तो बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 लेते ही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगी। वैल्यू पुट करके चेक कीजिए, के इक्वल, सब ने सही बताया, वेरी गुड बच्चों। अब यहां पर ये कुछ ने एक्स वाई लिख दिया, ये कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हो बच्चों, मैथ्स ये कौन सी है, एक्स वाई कैसे हो जाएगा, 1 की पावर x का मतलब 1 ही होता है, 1 की पावर y का मतलब 1 ही होता है, तो रेट इक्वल्स टू के। अब लेकिन मुझे बताइए बच्चों, क्या रेट इक्वल्स टू के ऑलवेज होता है क्या? ये रेट इक्वल्स टू के ऑलवेज आएगा या जब हम कंसंट्रेशन 1 लेंगे तब आएगा? तो बच्चों यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टेकन एज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज 1, मतलब यूनिटी लेते हैं, तो देन रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। या बच्चों इसी का दूसरा नाम हम बोल देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मतलब विशिष्ट अभिक्रिया की दर, विशिष्ट दर। अब बच्चों यहां पे देखिएगा ध्यान से, हमने क्या बोला, यूनिटी लेंगे तभी बोलेंगे बच्चों, अगर यूनिटी के 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो फिर रेट इक्वल्स टू के नहीं आएगा। तो जब रेट कंसंट्रेशन 1 लेंगे तभी रेट इक्वल्स टू के आता है। तो बच्चों तभी हमने बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर टेकन एज यूनिटी, मतलब 1 लेते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बराबर, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। अब लेकिन बच्चों इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला क्यों, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला क्यों, तो ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों। किसी भी प्रॉपर्टी को, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर हम यूनिट अमाउंट के लिए लाते हैं, मतलब 1 अमाउंट के लिए लाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के नेम में हम प्रीफिक्स जोड़ देते हैं स्पेसिफिक। मतलब अगर 1 अमाउंट के लिए लाएंगे, और आप देख सकते हो बच्चों यहां कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने कितनी ले ली, 1, और 1 जब लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, क्योंकि ये यूनिट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन के लिए लाए। और ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि आपको, अब बच्चों ध्यान रखिएगा, अभी हमने बोला के का नाम, हमने पढ़ा पहले बच्चों, के का जो नाम है वो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे आगे क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में मुझे अगर डायरेक्ट रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं लिखना हो, तो मैं लिख दूंगा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट लिख दूंगा तो भी आपको ध्यान आना चाहिए बच्चों, वो क्या बोल रहा है, के की बात कर रहा है। तो रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं। अब बच्चों काम की चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यही कि जो ये वैल्यू ऑफ के है बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान समझिएगा कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन
डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। मतलब बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, बट नॉट अपॉन कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल। नॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करने का मतलब है बच्चों कि मैं सिंपली बोलूं, रिएक्टेंट बदलता जाऊं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बदलने का मीनिंग होता है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बदलने का मतलब होता है मैं रिएक्टेंट चेंज करता जाऊं। और आप बच्चों खुद सोचिए, अगर मैं रिएक्टेंट बदलता जाऊंगा तो प्रोडक्ट भी बदलेगा उसका, मतलब रिएक्शन ही बदलता जा रहा हूं मैं बार बार। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के को अफेक्ट क्यों करता है, क्योंकि रिएक्टेंट बदलने का मतलब है मैंने प्रोडक्ट बदल दिया उसका और फिर रिएक्शन ही बदल गई। और बच्चों हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बदलने का मतलब रिएक्शन बदलता जा रहा हूं मैं, और रिएक्शन बदलूंगा तो के की वैल्यू बदलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी बच्चों। और दूसरी चीज टेम्परेचर और कैटलिस्ट। अब बच्चों ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करते क्यों हैं, ये हम पढ़ेंगे बच्चों जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अर्हेनियस इक्वेशन। जब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अर्हेनियस इक्वेशन, आपको अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा आप सब 12th पास स्टूडेंट्स हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अर्हेनियस इक्वेशन आपको ध्यान हो तो बच्चों आप पढ़ते थे रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। आप देख सकते हो बच्चों इस इक्वेशन में, अर्हेनियस इक्वेशन में टेम्परेचर टी है और बच्चों रेट कांस्टेंट आप देख सकते हो अर्हेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदलेगी, इसलिए टेम्परेचर रेट कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करता है। ये समझिएगा बच्चों ध्यान से, टेम्परेचर बदलूंगा तो अर्हेनियस इक्वेशन, डिटेल में हम इसका रीजन पढ़ेंगे जब अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, अभी ध्यान रखना है आपको। तो टेम्परेचर बदलूंगा तो के बदलेगा, और कैटलिस्ट जो होता है बच्चों, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, और कैटलिस्ट आप सबको ध्यान हो बच्चों वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। और आप देख सकते हो बच्चों इस फॉर्मूले में ये ई ए जो होती है ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है जब मैं कैटलिस्ट लूंगा बच्चों, कैटलिस्ट लूंगा तो ये ईए को बदलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ईए को बदलेगा, और कैटलिस्ट ईए को बदलेगा तो उससे भी के अफेक्ट होगा। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि के की वैल्यू जो है वो इन तीन पर डिपेंड करती है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा खाली तीन पर करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। बट प्रेशर, कंसंट्रेशन बदले, प्रेशर बदले या वॉल्यूम ऑफ वेसल बदले, इन तीनों से के की वैल्यू चेंज नहीं होती। इन तीनों से, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ वेसल से के की वैल्यू अफेक्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो अर्हेनियस इक्वेशन है यही इसका रीजन है। ये प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, ये ना टेम्परेचर बदलते हैं, ना
ए बदलते हैं ना ए बदलते हैं, इसलिए के की वैल्यू नहीं बदलती। अब ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि रेट कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब रेट कांस्टेंट जो है वो प्रेशर कंसंट्रेशन, तो अब आपको एग्जाम का क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, नीट का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में हमें बोला था, उसने सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, ये जो मैंने लास्ट में लिखवाया आपको ये इंपॉर्टेंट है, बस ये कि ये आपको ध्यान था। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा, आंसर खुद ने दिया था बच्चों क्वेश्चन में, और क्वेश्चन ने बोला था कि कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन की डबल कर दी, कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन की डबल कर दी तो नया रेट कांस्टेंट क्या होगा, नया रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हो। कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता, और नहीं करता तो कंसंट्रेशन डबल करो, हाफ करो, प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, उससे के की वैल्यू नहीं बदलेगी, वॉल्यूम से भी के की वैल्यू नहीं बदलती है। इसलिए बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन, इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये बच्चों ये समझ में आया सबको ये। अब यहां पर इसी में बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट, अब बच्चों जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां ध्यान से देखिएगा, इस रेट इक्वेशन में जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन सुनिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट खुद दे देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट खुद दे देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट भी खुद देगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू देगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देगा, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करवाएगा। तो बच्चों के की वैल्यू पर डिपेंड करेगी ना न्यूमेरिकल वैल्यू। और बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, जब हम के को यूज करेंगे या सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट भी लिखेंगे ना हम बच्चों साथ में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों होगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट स्मॉल के। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये रेट कांस्टेंट को हम स्मॉल के से लिखते हैं, तो रेट कांस्टेंट स्मॉल के लिखेंगे बच्चों, यूनिट इसकी। अब मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में इसकी थ्योरी बता रहा हूं। सपोज बच्चों मैं आपको बोलूं ये कोई है रिएक्शन, A gives product, A gives product is a nth order reaction। मतलब बच्चों ये nth order reaction है और आपसे बोला है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड करें। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमसे क्वेश्चन ने बोला है फाइंड इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फाइंड करें। अब बच्चों हमने सबको आता है, सब आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि जब भी किसी की यूनिट लानी होती है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, और फॉर्मूला जब लिखते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट को हमने इंट्रोड्यूस रेट लॉ इक्वेशन में किया ना। अब बच्चों यहां पर रेट लॉ इक्वेशन को यूज करके ही हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट लानी पड़ेगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया रेट लॉ की इक्वेशन। और बच्चों हमें दी है उसने रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, अभी हमने पहले वाली रिएक्शन में दो रिएक्टेंट लिए थे ए और बी, बट यहां उसने अकेला ही दे दिया। तो यहां पर रेट लॉ जब मैं कंसंट्रेशन की टर्म में लिखूंगा बच्चों, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों ए है ओनली रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और बच्चों इसकी ऑर्डर हमें उसने बता रखी है nth ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल होती है तो n ऑर्डर। और बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n। और बच्चों आप देख सकते हैं यहां पर जब हमें के की यूनिट लानी है तो हमें रेट की यूनिट और कंसंट्रेशन की यूनिट पुट करनी पड़ेगी। और बच्चों हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट
कंसंट्रेशन की टर्म में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था बच्चों, वो होती है मोल पर लीटर पर टाइम। ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों फर्स्ट क्लास में, मोल पर लीटर पर टाइम। और रेट कांस्टेंट की यूनिट लानी है। कंसंट्रेशन तो हमेशा हम मोलैरिटी में ही लेते हैं, मतलब मोल पर लीटर पावर n लिखेंगे। और बच्चों यहां से अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो मोल लीटर इनवर्स मोल पर लीटर टाइम इनवर्स अपॉन, सिंपल मैथ से बच्चों, अपॉन मोल पर लीटर पावर n लिख देंगे। और जब ये डिवाइड करोगे बच्चों आप देख सकते हो ऊपर यहां मोल पर लीटर है, न्यूमरेटर में भी, मतलब ऊपर भी मोल पर लीटर, अपॉन में भी मोल पर लीटर। बट बच्चों आप देख सकते हैं इस मोल पर लीटर की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब ये कितनी पावर हुई बच्चों 1, अपॉन में मोल पर लीटर पावर n। अब बच्चों इसको ऊपर ले जाओगे आप, तो आपने सबने पढ़ा बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और बच्चों मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो डायरेक्ट लिख सकता हूं मोल पर लीटर बच्चों, लेकिन ये पावर n होगी या माइनस n हो जाएगी, माइनस n। ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो यूनिट ऑफ के की जनरल यूनिट क्या आ गई बच्चों, यूनिट ऑफ के आ गई कंसंट्रेशन की टर्म में मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और बच्चों इसी को हम शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर को मोलैरिटी पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो बच्चों हम ये तो मैंने अभी पूरा सॉल्व करके बताया आपको कि यूनिट ऑफ के हम लाएंगे कैसे, लेकिन बच्चों इसको आगे से डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स, या शॉर्ट में मोल पर लीटर को मोलैरिटी भी लिख सकता हूं पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब बच्चों यहां से मैं आपसे पूछूं, इसमें मुझे ध्यान से देख के बताइए बच्चों ये n क्या है, इसमें इस यूनिट में जनरल यूनिट में ये n है क्या बच्चों, बच्चों ये इस यूनिट में n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने लिखा है बच्चों ये nth ऑर्डर रिएक्शन है। और बच्चों अभी हमने बोला है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शनल। मतलब बच्चों मैं यहां पर n की वैल्यू बदलूंगा, n की वैल्यू बदलूंगा तो ऑर्डर ऑफ यूनिट भी बदल जाएगी। अब मैं बच्चों आप सबसे पूछूं, मुझे बताइए यहां पर अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो, मतलब nth ऑर्डर रिएक्शन में n वैल्यू 0 हो, nth ऑर्डर 0 हो। अब मुझे बताइए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर 0 है तो यूनिट ऑफ के इसी जनरल यूनिट से क्या हो जाएगी बच्चों, आप देख सकते हैं मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 0 और मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 0 टाइम की यूनिट तो क्वेश्चन डिसाइड करता है मिनट में है, आर में है या सेकंड में है, तो बता मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। मतलब बच्चों यूनिट ऑफ के क्या हो गई 0 ऑर्डर के लिए, मोल पर लीटर और टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। इसी तरह से बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होगी बच्चों, तो अब आप इसमें 1 माइनस n की वैल्यू 1 रखते ही ओनली ये मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 1 हो जाएगी और मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 1 टाइम इनवर्स। और बच्चों 1 माइनस 1 पावर क्या हो गई 0। और आप सबको पता बच्चों किसी भी कंसंट्रेशन या किसी की भी पावर 0 का मतलब 1, मतलब बच्चों यूनिट ऑफ के फर्स्ट ऑर्डर के लिए बदल गई 0 ऑर्डर से, वो हो गई टाइम इनवर्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं मैं n की वैल्यू बदलता जा रहा हूं तो यूनिट की वैल्यू के की यूनिट चेंज होती जा रही है। इसी तरह से बच्चों मैं बोलूं अगर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, 2 मैं लिख के बता चुका,
अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई तो बच्चों n की जगह -2 रखूंगा, तो 1 - 2 पावर क्या हो जाएगी, -1, मतलब मोल पर लीटर पावर 1 - 2 टाइम इनवर्स लिखूंगा बच्चों, तो ये पावर -1 और यूनिट ऑफ के लिखेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ब्रेक अगर कर दूं मैं इसको तो मोल की पावर -1, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1 टाइम इनवर्स, मतलब बच्चों आप देख सकते हैं फिर से यूनिट बदल गई, मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स, मतलब बच्चों यहां पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, ध्यान से बताइएगा मुझे जो मैंने अभी पढ़ाया उसमें और इसमें डिफरेंस। अब बच्चों ये लास्ट पॉइंट दोबारा देखिए, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू, वैल्यू ऑफ के का मतलब है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। बट बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, द यूनिट ऑफ के डिपेंड ओनली अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। तो ये बच्चों बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि उसने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के बोला है या तुम्हें बोला है उसने यूनिट ऑफ के, क्योंकि बच्चों यहां पर यूनिट ऑफ के जो है बच्चों वो हो जाएगी, डिपेंड करती है ओनली अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के डिपेंड ओनली अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट। तो बच्चों ये क्लियर है बच्चों, ये अब बच्चों ये समझ में आए। रामेंद्र बेटा लीटर की पावर -2 कैसे होगी, आप खुद सोचो कौन सी मैथ्स लगा रहे हो। 1 - 2 का मतलब क्या हो गया, -1, -1 अंदर लिखोगे +1 हो जाएगा बस। तो ये क्लियर है बच्चों सबको ये। अब ये तो हमने बोला यूनिट ऑफ के डिपेंड किस पर करती है, लेकिन बच्चों हम यहां ध्यान से देखिए, ये हमने यूनिट लिखी है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसलिए रेट लॉ को भी हमने कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा था। अब लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछूं दूसरा, इसी रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट की यूनिट ऑफ के, अब मैं आपसे पूछूं फाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाइंड करें बच्चों हम, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो बताओ जब हमने जब कंसंट्रेशन की टर्म में बोला था तो रेट लॉ को कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा, और आप देख सकते हैं बच्चों यहां पर ये जो रिएक्टेंट है वो क्या है, गैस है, और हमने बोला था प्रेशर यूज्ड ओनली फॉर गैसेस, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं करते, ये ओनली फॉर गैसेस करते हैं। अब यहां पर बच्चों इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लाएंगे, और इन टर्म्स ऑफ प्रेशर जब लाएंगे तो रेट लॉ जो लिखेंगे वो लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गैसियस, और प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बच्चों यहां कौन है, ए रेज टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन, और रेट प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट आएगा के पी ए रेज टू द पावर एन लिख देंगे। अब बच्चों यहां पर रेट जो है इसकी यूनिट, जब प्रेशर की टर्म में रेट लॉ लिखा तो प्रेशर के लिए भी रेट जब लिखेंगे तो बच्चों यहां पर प्रेशर की टर्म में रेट की यूनिट हमने जब कंसंट्रेशन थी बच्चों तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स लिखा था,
लेकिन जब प्रेशर है तो एटीएम टाइम इनवर्स, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रेशर एटीएम में लेते हैं। के लाना है हमें यूनिट, प्रेशर की यूनिट भी फिर प्रेशर की टर्म में लिखेंगे। अब बच्चों जहां इसमें कंसंट्रेशन था मोल पर लीटर, वहां इसमें अब प्रेशर हो गया। और के की वैल्यू जब लाएंगे तो बच्चों डिवाइड करेंगे इसको एटीएम टाइम इनवर्स अपॉन एटीएम पावर एन। और बच्चों आप देख सकते हैं ऊपर भी एटीएम है, अपॉन में भी एटीएम है, ऊपर कुछ नहीं लिखा इसलिए पावर 1 मान ले। तो बच्चों यहां से यूनिट ऑफ के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो आ जाएगी बच्चों एटीएम पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो बच्चों यहां से अब यहीं पर प्रेशर जो है वो हमने के की यूनिट प्रेशर की टर्म में लिखी। और बच्चों ये डायरेक्ट याद रखिएगा, यूनिट ऑफ के हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं प्रेशर की टर्म में और कंसंट्रेशन की टर्म में, और ज्यादा काम आएगी बच्चों ये कंसंट्रेशन की टर्म में, क्योंकि कंसंट्रेशन ही मोस्टली हमें देता है। प्रेशर जो देगा वो तो हमें गैसेस के लिए देगा, लेकिन प्रेशर दे तभी यूज करना है। वेरी गुड बच्चों, ईशा गुप्ता, हर्षवर्धन, सबने सही बताया बच्चों ये। अब यहां पर के की जो यूनिट है, अब बच्चों आप देख सकते हैं याद कैसे रखना है। ये यूनिट ऑफ के डायरेक्ट याद रखना बहुत सिंपल सा, आप देख सकते हो बच्चों। कंसंट्रेशन की टर्म में लिखूं मैं या प्रेशर की टर्म में लिखूं, दोनों में देखिए ध्यान से पावर 1 माइनस एन सेम है, पावर 1 माइनस एन सेम, टाइम इनवर्स भी सेम। कंसंट्रेशन की जब टर्म में है तो बच्चों हमें पता है कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो कंसंट्रेशन की टर्म में जब लिखना है तो बच्चों कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स लिख देते हैं, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स लिख देते हैं। जबकि प्रेशर है तो बच्चों प्रेशर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स लिख देते हैं। और दोनों में आप देख सकते हो यहां पर सब में टाइम इनवर्स सेम, 1 माइनस एन सेम है पावर। तो बच्चों याद रखना बहुत सिंपल सा है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स या प्रेशर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। बच्चों ये क्लियर है ये। अब यहां पर हमने प्रेशर के लिए हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। मैंने आपको बोलता मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं इसलिए बहुत पेशेंस से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग, अच्छा है बस। क्योंकि हमने बोला क्वेश्चंस जो करवाएंगे तब हमें इनकी सब चीजें हम प्रूव भी कर देंगे। अब यहां पर बच्चों ये तो हमने बोला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अब बच्चों एक और चीज ध्यान सुनिएगा, ये तो हमने पढ़ा यहां तक रेट लॉ, ये तो हमने पढ़ा रेट लॉ, लेकिन रेट लॉ की जगह हमें कई बार एक लॉ और यूज करना होता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है बच्चों, ये ध्यान से देखिएगा कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों आज, सबसे पहले हमने जो रेट लॉ पढ़ा आज, उसको मैं वापस एक बार बोल रहा हूं शॉर्ट में। रेट लॉ का मतलब है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होती है जो मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है। जबकि बच्चों रेट लॉ जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन ही बताता है। और रेट ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग होता है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स। मतलब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन में जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन यहां है रेज टू द पावर स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स, रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स। और स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब बच्चों रस समीकरण मितीय गुणांक। अब ये जो है ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब जैसे मैं बच्चों आपको इसको यूज करना बताऊं, पहले ये ध्यान से समझिएगा कि अगर सपोज ऐसे बोलूं, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको लिख कर दे दूं एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट, मतलब एम ए प्लस एन बी गिव्स प्रोडक्ट, और जब ये लिखूंगा बच्चों यहां पर मैं, तो ये जो m और n है ये बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। अब रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिखूंगा बच्चों में, तो रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बच्चों यहां रिएक्टेंट दो हैं और उनके स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट ही पावर में रखेंगे। और बच्चों कोफिशिएंट कितना है, m और n, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बच्चों रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर m और कंसंट्रेशन ऑफ b पावर n लिख देंगे, क्योंकि अब दो रिएक्टेंट है बच्चों इसमें, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो बच्चों यहां भी कांस्टेंट आएगा, और वो होता है यहां पर भी रेट कांस्टेंट ही, के ए रेस टू द पावर m बी रेस टू द पावर n। और बच्चों ये जो रेट इक्वेशन लिखी ये हमने लिखी लॉ ऑफ मास एक्शन से, लॉ ऑफ मास एक्शन से। जबकि बच्चों यहां पर पहले वाला जो था रेट लॉ, उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखी थी। तो बच्चों ये क्लियर है, ये अनुराग गढ़वाल बेटा, यहां पर मैंने दोनों रिएक्टेंट को क्यों लिखा, क्योंकि यहां रिएक्शन मैंने अलग ली, अलग रिएक्शन थी, ए गिव्स प्रोडक्ट थी, इसलिए रेट लॉ में एक को ही लिखा था। अगर यहां भी एक होगा तो मैं एक ही रिएक्टेंट लिखूंगा। अब बच्चों यहां से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से मुझे बताइएगा कि ये जो रेट लॉ हमने इक्वेशन लिखी, ये हमने रेट इक्वेशन जो लिखी बच्चों, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिखी ना, और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब हमने ये लिखी यहां पर, तो बच्चों यहां पर हमने किसको पावर में लिखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जगह हमने किसको लिखा है, स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट को। और बच्चों यहां पर स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, स्टाइकेमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर बताते हैं, और बैलेंस्ड इक्वेशन को देखकर जब हम बताते हैं तो हमें पता है बच्चों सबको, बैलेंस्ड इक्वेशन जो है ये थ्योरेटिकल होता है, थ्योरेटिकल होता है। और थ्योरेटिकल होती है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सबसे पूछा बच्चों, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कि रेट लॉ से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है या लॉ ऑफ मास एक्शन से? रेट लॉ से हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है या लॉ ऑफ मास एक्शन से? ये बताइए बच्चों, रेट लॉ से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है या लॉ ऑफ मास एक्शन से? अब बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा,
वेरी गुड बच्चों, रेट लॉ, सबने सही बताया, वेरी गुड बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज रेट लॉ बच्चों मुझे बताइए थ्योरेटिकल लॉ है या एक्सपेरिमेंटल लॉ है? तो रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, और बच्चों जो एक्सपेरिमेंट से हम लाते हैं उससे हमें इंफॉर्मेशन ऑब्वियस है ज्यादा मिलती है, इसलिए बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो थियोरिटिकल है, क्योंकि वो बैलेंस्ड इक्वेशन से लाते हैं, जबकि रेट लॉ में पावर हम लाते हैं एक्सपेरिमेंट करके। संजय बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं होगा बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटल। वेरी गुड बच्चों, शुभ ने सही बताया है, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया बच्चों ये, तो ये ध्यान रखिएगा, रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन लॉ ऑफ मास एक्शन बिकॉज रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल लॉ। वेरी गुड बच्चों, अब जो हमने ये सारी थ्योरी पढ़ी बच्चों, यूनिट ऑफ के, और बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा गौरांशी बेटा, हमने यूनिट ऑफ के लिए लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, यूनिट ऑफ के मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिट ऑफ के डिपेंड ओनली अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। अब बच्चों ये जो सारा हमने पढ़ लिया, अब इसको यूज कैसे करना है, जो हमने सारा पढ़ा उसके लिए हमने बोलता क्वेश्चंस करेंगे। अब बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं बच्चों, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब बच्चों अब इसके क्वेश्चंस हम करते हैं, जिससे हमने जो सारी थ्योरी पढ़ी वो सब क्लियर होगा, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना भी आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं हम। अब आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हमें लिखकर दिया है उसने किसी रिएक्शन का, किसी रिएक्शन का बच्चों लिखा है रेट लॉ, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर हाफ, और हमने बोला था बच्चों की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब पॉइंट में हो सकती है। तो बच्चों यहां हमें रेट लॉ खुद ने लिख कर दिया है, और हमने बोला था रेट लॉ जो है बच्चों वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होती है, इसलिए उसने खुद ने लिख कर दिया। और आप पढ़िए बच्चों, हमसे क्या पूछा है, यूनिट ऑफ के ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि रेट लॉ में जो यूनिट ऑफ के जो होती है, यूनिट ऑफ के, अब बच्चों यहां देख सकते हैं यूनिट ऑफ के लानी है, रेट लॉ खुद ने लिखकर दे दिया, और आप देख सकते हो बच्चों ये कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा है, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखा, और हमने पढ़ा है बच्चों यूनिट ऑफ के जो होती है वो होती है मोल पर लीटर पावर 1 - n टाइम इनवर्स। और बच्चों यहां पर n की वैल्यू अभी हमने सबसे पहले बोला था बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ इन रेट लॉ। अब बच्चों यहां सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ जब लिखेंगे तो बच्चों आप देख सकते हो ये जो n है ये होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये होती है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, तो हाफ प्लस हाफ। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है ये। तो ऑर्डर की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, और 1 रख देंगे हम इसमें n की जगह, तो यूनिट ऑफ के रह जाएगी ओनली टाइम इनवर्स। बट बच्चों अभी कुछ स्टूडेंट्स ने, ये सब ने सही बताया, वेरी गुड बच्चों ये, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने लिख दिया सेकंड इनवर्स, और ये ध्यान रखिएगा बच्चों सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आर इनवर्स कुछ भी हो सकती है यूनिट ऑफ के, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन ने ऑप्शन में आंसर कौन सी यूनिट में दिया है। अनमोल बेटा सेकंड इनवर्स हो सकता था अगर वो सेकंड में लिखता, तो हमें नहीं बताया इसलिए हमने टाइम इनवर्स बोला। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, ये समझ में आया। अब आगे हम करते, क्योंकि हमने बोला बच्चों यूज करना इनको बहुत इजी सा है, बस आपको पढ़ना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों,
अब बच्चों यहां पर वेरी गुड बच्चों, जिन्होंने बाद में भी सही कर लिया वो भी सही है, लेकिन बेटा एग्जाम में हमें OMR शीट भरने के बाद दोबारा चांस नहीं मिलता है। फिर भी अब बच्चों ये थोड़ा सा हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन वो भी मिक्स कर दिया हमने। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आप देखिए हमें रिएक्शन लिख कर दी है। बच्चों यहां थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, ये जो इक्वेशन लिखी है उसको सही कर लीजिएगा बच्चों। ये है 2x गिव्स 4y प्लस जेड, 4y प्लस जेड है। इस रिएक्शन के लिए आपको बोला है बच्चों ये तीन रिलेशन दिए, माइनस dx बाई डी टी की वैल्यू k1x है, dy बाई डी टी की वैल्यू k2x है और dz बाई डी टी की वैल्यू k3x है। और आपसे बोला है बच्चों k1 k2 k3 का रिलेशन बताएं। अब बच्चों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, लेकिन बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं माइनस dx बाई डी टी एक्स की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को बता रही है, dy बाई डी टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y को बता रही है और dz बाई डी टी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z को बता रही है। तो बच्चों इस इक्वेशन को लिए आपको बताना है, लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन ने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दी है। और बच्चों हमने पढ़ा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हर बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए सेम आए जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो सबके लिए सेम आती है वो है उनकी रेट ऑफ रिएक्शन। अब बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करते हैं, तो हाफ इंटू माइनस dx बाई डी टी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन x y z तीनों के रेस्पेक्ट में सेम होगी। वेरी गुड बच्चों, मैक्सिमम ने सही कर लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन ही अकेली प्रॉपर्टी है जो x y z के रेस्पेक्ट में सेम होती है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो भी यूज हो गया। अब बच्चों z का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 से डिवाइड करें चाहे ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों ये हमने लिखा क्यों, ये क्वेश्चन ने बताया था इसलिए लिखा हमने। अब बच्चों dx बाई माइनस dx बाई डी टी की वैल्यू k1x है, तो माइनस dx बाई डी टी की जगह k1x कंसंट्रेशन लिख दें। 1/4 dy बाई डी टी की जगह k2x कंसंट्रेशन दिया है और dz बाई डी टी की जगह k3x कंसंट्रेशन दिया है। अब बच्चों आप देख सकते हैं तीनों में x कंसंट्रेशन कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से बच्चों रिलेशन जो आएगा वो आ जाएगा k1/2 इक्वल्स टू k2/4 इक्वल्स टू k3। अब बच्चों यहां पर k1/2 इक्वल्स टू k2/4 इक्वल्स टू k3, ये हमें आ गया। अब ऑप्शन चेक कीजिएगा बच्चों, अगर यही आंसर हो ऑप्शन में तो यही आंसर फ्रैक्शनल ही, भिन्नात्मक आंसर ही हो जाएगा। लेकिन अगर होल नंबर मतलब पूर्णांक संख्या में हो तो बच्चों यहां पर हम इसको सॉल्व जब करेंगे k1/2 k2/4 और k3 को होल नंबर में चेंज करेंगे, होल नंबर में चेंज करेंगे। और बच्चों ध्यान सुनिएगा, जब भी किसी फ्रैक्शनल वैल्यूज को होल नंबर में बदलना हो तो आपको सिंपल सा एक चीज करनी है, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और बच्चों आप देख सकते हैं 1/2 1/4 1 का एलसीएम 4 ही आएगा और इनटू एलसीएम कर दोगे आप तो हर जगह वो होल नंबर में बदल जाएगा फ्रैक्शनल से, और इनटू 4 कर देंगे बच्चों तो फर्स्ट को हो जाएगा 2k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू 4k3। तो फाइनल आंसर हो गया बच्चों 2k1 इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू 4k3। वेरी गुड बच्चों, सबका सही है। तो यहां पर ये समझ में आया बच्चों, ये तो यहां पर हमें ये सब लिख कर दिया था उसने, तो dx बाई डी टी की वैल्यू, dy बाई डी टी, dz बाई डी टी की वैल्यू अलग अलग थी, लेकिन हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अकेली प्रॉपर्टी है जो एक्स वाई जेड के लिए सेम होगी, इसलिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखकर वैल्यू पुट की और होल नंबर में बदल दिया। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये।
और डीएन ब्रांड, बेटा नाम खराब मत करो डीएन सर का। नेगेटिव कहां गया, उसने पढ़ तो लो क्वेश्चन ढंग से, सर गुस्सा हो जाएंगे कि डी मेरा नाम खराब कर रहा, बच्चा पढ़ नहीं रहा। वो पढ़ो ध्यान से। नेगेटिव तो माइनस डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ही k1x है, dy बाई डी टी की वैल्यू k2x है। तो बच्चों ये डी एक्स बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी की जगह k1x रखा है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, ये समझ में आया बच्चों? ये अब सबका सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। ये हमें क्वेश्चन दिया है, अविनाश बेटा तुम्हारा भी सही है। बेटा यहां नाम मैं सबका नहीं ले सकता, इसलिए गुस्सा मत हो। कुछ स्टूडेंट्स गुस्सा हो रहे हैं कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा। बेटा नाम मैं सबका नहीं ले सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, इसलिए परेशान मत हो। जब जब मैं किसी का नाम ले लूं तो ये नहीं कि दूसरा सोचे कि नाम क्यों नहीं लिया, इसलिए अच्छे से करिए। अब बच्चों हमें क्वेश्चन ने बोला है, रिएक्शन लिख कर दिया है A+2B गिव्स C। ये रिएक्शन लिखी और सब गैसेस हैं, और हमें रेट लिखा है KAB²। ये हमें रेट लॉ खुद ने लिख कर दिया है बच्चों। और हमसे पूछा है हाउ मेनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स व्हेन। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने आपसे 3 पार्ट्स पूछे हैं। इस क्वेश्चन में हमने 3 पार्ट्स पूछे हैं कि तीनों के टाइम अलग अलग हमें रेट ऑफ रिएक्शन लानी है। अब बच्चों यहां पर रेट लॉ हमें लिख कर दिया है, हमें नहीं लिखना यहां पर, क्योंकि उसने लिख दिया रेट लॉ इज इक्वल्स टू KAB²। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब हैं तो बच्चों इनमें रेट लॉ सबसे पहले चेक कीजिएगा उसने लिख कर दिया है नहीं। अब बच्चों हमें बोला है फर्स्ट पार्ट पढ़िए, ओनली फर्स्ट पार्ट। कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल्ड। मतलब बच्चों A की कंसंट्रेशन डबल की है, B की डबल की है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा रेट कितने टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों मैं एक बार मेथड से बता रहा हूं, आगे से हम शॉर्ट में करेंगे, इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों इस रेट लॉ लिख कर दिया सबसे पहले, उसी को मैं R1 लिख दूं बच्चों। तो K कंसंट्रेशन ऑफ AB², ये R1 हमने बोल दिया। अब मैं आप सबसे पूछा बच्चों, आज ही हमने पढ़ा, मुझे बताइए जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B डबल करूंगा तो मुझे बताइए बच्चों रेट कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी? बच्चों मुझे बताइए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? तो बच्चों सेम रहेगी। कंसंट्रेशन बढ़ाने घटाने पर, प्रेशर बढ़ाने घटाने पर, या वॉल्यूम ऑफ वेसल बढ़ाने घटाने पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए बच्चों K की वैल्यू तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद भी सेम रहेगी, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ A डबल कर दी, कंसंट्रेशन ऑफ B डबल कर दी, तो बच्चों कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट, तो रेट तो चेंज हो जाएगी और न्यू रेट हो जाएगी बच्चों कंसंट्रेशन डबल करने पर R2। अब हमें लाना है हाउ मेनी टाइम्स। ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हाउ मेनी टाइम्स का मतलब होता है रेशियो फाइनल और इनिशियल रेट का। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, कहीं पर भी क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी टाइम्स मतलब वो रेशियो बोल रहा है। तो बच्चों यहां से हम ला सकते हैं R2/R1, और R2/R1 लाऊंगा बच्चों तो ये हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, 4 × 2 8। तो बच्चों यहां पर हम लिख सकते हैं R2 के कंसंट्रेशन ऑफ AB² अपॉन KA। R1 की वैल्यू पुट कर दें बच्चों एक्सप्रेशन में, और ये सब
कट जाएंगे तो खाली कितना टाइम्स हो गया बच्चों? 8 टाइम्स। तो फर्स्ट का आंसर 8 टाइम्स हो जाएगा, मतलब नई रेट पुरानी रेट का 8 टाइम्स हो जाएगी बच्चों। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं आपसे पूछता रेट कांस्टेंट कितना टाइम्स हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसलिए वो हो जाएगी 8 टाइम्स। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा हो गया 8 टाइम्स। अब लेकिन बच्चों सेकंड पार्ट में देखिए ध्यान से, एग्जाम में तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव में अगर ये होगा तो मैं इतना सारा सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट देखिए बच्चों, अगर मैं खुद सोचिए मैं a को डबल कर रहा हूं तो 2 की पावर 1 मतलब 2 ही बाहर आएगा, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 2 8 बाहर आएगा, तो डायरेक्ट 8 टाइम्स लिख सकते हैं। इसी तरह से अब लेकिन सेकंड में देखिए बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? ओनली प्रेशर ऑफ बी बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब बच्चों यहां पर ए का प्रेशर नहीं बदला है, ओनली बी का बदला है। अब बट बच्चों यहां कंसंट्रेशन है या प्रेशर है? प्रेशर है। तो बच्चों इस सेकंड पार्ट में प्रेशर बदला है, तो जो रेट लॉ होगा बच्चों, रेट लॉ जो होगा उसमें हम कंसंट्रेशन की जगह लिखेंगे प्रेशर। पहली चीज तो बच्चों प्रेशर लिखेंगे, क्योंकि अब हमने बोला था प्रेशर कब यूज करना है कब नहीं करना है ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन ओनली। अब आपको प्रेशर दिया तो बच्चों यहां मैं लिख दूंगा पी ए पावर 1 पी बी पावर 2 लिखूंगा। और बच्चों प्रेशर बदलने पर भी रेट कांस्टेंट नहीं बदलता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बदलेगी। लेकिन ए का प्रेशर वही रखा, लेकिन बी का कितना कर दिया? 1/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं 1/3 कर दिया, मतलब 1/3 का स्क्वायर बाहर आएगा, मतलब बच्चों ये हो जाएगा 1/9। 1/9 के पी ए पी बी स्क्वायर, मतलब बच्चों ये R1 ही हो गया। तो बच्चों आप देख सकते हैं R2 की वैल्यू क्या आ गई? 1/9 टाइम्स ऑफ R1, मतलब बच्चों फर्स्ट पार्ट में तो कंसंट्रेशन बढ़ाई थी इसलिए रेट 8 टाइम्स हो गई, लेकिन सेकंड में 1/9 टाइम्स हुई। अब बच्चों इन तीनों में से अगर मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन बोलूं आपको तो वो है थर्ड क्वेश्चन इसका, तो वो है इसका थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिए बच्चों हमने चेंज किया किसको है? इसमें हमने चेंज किया है वॉल्यूम ऑफ वेसल। इसमें समझिएगा बच्चों सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो ये है थर्ड, कि वॉल्यूम ऑफ वेसल को 1/5 कर दिया इसकी इनिशियल वैल्यू का, वॉल्यूम को 1/5 करा है बच्चों। अब ये थर्ड वाला जो पार्ट है बच्चों इसको समझिएगा कि हमें रेट लॉ लिख कर दिया है उसने, रेट के ए बी स्क्वायर। थर्ड पार्ट अगर मैं बोलता हूं बच्चों तो रेट हमें लिख कर दिया रेट लॉ के ए बी स्क्वायर, मतलब हमें रेट लॉ लिखा हुआ है, और इसको हम बोल सकते हैं बच्चों R1। अब हमें बोला है वॉल्यूम ऑफ वेसल, पहले का 1/5 टाइम्स कर दिया। अब मुझे बताइए बच्चों, हमें सबको पता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस खुद का होता है या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेसल होता है? तो वॉल्यूम ऑफ वेसल के इक्वल होता है। और बच्चों वॉल्यूम ऑफ वेसल जब बदलेगा तो 1/5 टाइम्स वॉल्यूम हुआ। और बच्चों आप देख सकते हैं ये पूरी रिएक्शन A+2B गिव्स प्रोडक्ट जो है, ये दोनों गैसेस हैं। और बच्चों ए और बी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो वेसल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसलिए जब बच्चों वॉल्यूम ऑफ वेसल 1/5 टाइम्स हो गया,
1/5 टाइम्स तो हमने पढ़ा है बच्चों, कंसंट्रेशन होती है मोल बाय वॉल्यूम, मतलब कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स होती है बच्चों, और कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स है, कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स, मतलब बच्चों वॉल्यूम 1/5 टाइम्स हुआ, मतलब घटाया, कम किया, तो बच्चों जितने टाइम्स वॉल्यूम घटा उतने टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो कंसंट्रेशन 5 टाइम्स होगी। बट बच्चों मुझे बताइए, क्या वॉल्यूम 1/5 टाइम्स होने पर कंसंट्रेशन 5 टाइम्स तो हो जाएगी, लेकिन बताइए बच्चों कंसंट्रेशन 5 टाइम्स ए की होगी या बी की होगी या दोनों की 5 टाइम्स बढ़ेगी, ए और बी दोनों की? तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन 5 टाइम्स हो गई क्योंकि वॉल्यूम 1/5 टाइम्स हुआ, और दोनों ए और बी सेम वेसल में है, दोनों ए और बी सेम वेसल में है, इसलिए कंसंट्रेशन ए एंड बी दोनों की 5 टाइम्स हो जाएगी बच्चों, क्योंकि दोनों के लिए सेम वेसल है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ वेसल दोनों के लिए बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कंसंट्रेशन दोनों के लिए बढ़ेगी। तो बच्चों यहां से R1 की वैल्यू, लेकिन वॉल्यूम बदलने पर भी रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा, लेकिन 5 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, 5 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब बच्चों आप देख सकते हैं 5 × 5 का स्क्वायर 25 × 5, मतलब ये हो जाएगा 125 ए बी स्क्वायर, मतलब बच्चों यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी 125 टाइम्स ऑफ R1। तो बच्चों यहां पर ये तीनों क्वेश्चंस हमने किए, नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्चुअल और भी क्वेश्चन करेंगे। जो हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमने बोलता कि न्यूमेरिकली लाएंगे हम। अब यहां पर ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये जो हमने पढ़ लिया, अब इस पर बेस्ड आप मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1 में इसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं मॉड्यूल में से होमवर्क, लेकिन उसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको नहीं करने, आपको करने ओनली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस वाले क्वेश्चन, जो हमने लास्ट क्लास में जैसे हमने किया था। तो सुशांत बेटा होमवर्क मैंने दे दिया आज तुम्हें कि जो हमने पढ़ लिया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, अपीयरेंस, वहां तक के क्वेश्चन हमने करने हैं, ठीक है बच्चों ये। और टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया था बेटा, कि वापस एक बार बोल देता हूं, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आएगा और केमिकल काइनेटिक्स में जहां तक हम पढ़ लेंगे वहां तक आएगा, और वॉल्यूम हमें दिया था। और बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार और बोल रहा हूं, वॉल्यूम से दिया था, लेकिन वॉल्यूम से हमें रेट का कोई रिलेशन नहीं पता, हमें पता है या तो कंसंट्रेशन का या प्रेशर का, इसलिए वॉल्यूम से हमने कंसंट्रेशन लाए, उसको फिर हमने रेट लॉ में यूज किया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।